औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेसन नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं अपने ओवरव्यू की जानिब कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कवानीन को, रेगुलेशन को, ज़वाबित को, रूल्स को, कि किस तरह से हमें उन पर अमल करना है, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होंगे। हम प्रॉपर्ली उन सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे जो रूल्स में आती हैं, रेगुलेशन में आती हैं। एक माहौल के अंदर रूल्स और रेगुलेशन पर अमल पैरा होना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़नी हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ HR डिसीजन। ह्यूमन रिसोर्स जो है उसमें हमारे लीगल जो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जब हम उसको देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा एक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको, तो वो किस तरह से हमें नजर आएगा, या उसमें रूल्स या रेगुलेशन किस तरह से हम उन पर इम्प्लीमेंट होते हैं या उन पर अमल पैरा होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लीगल कंसिडरेशन जो हैं वफाक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी वसाइल जो हैं उनके इंतज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, और हमेशा ये याद रखना है कि ये फेडरल स्टेट के जो होंगे उनको मुतासिर करता है। इसके अलावा ये लीगल जो हैं हमारे पास रूल्स वगैरह, ये हमारे पास बैरूनी क़ुव्वत के तौर पर जाने जाते हैं, या हम इनको मानते हैं कि ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ रूल्स के तहत चलती है, चाहे इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, पूरी कायनात एक रूल के तहत, रेगुलेशन के तहत चल रही है। इसके बाद ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल कंसिडरेशन, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द लीगल इशू। मैनेजर को हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए कौन सी लीगल इशू हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारी HRM के डिपार्टमेंट को। तो लीगल इश्यूज़ में हमारे पास लीगली जिन चीज़ों को हमने अमल पैरा जिन पे होना होता है, वही HR के डिपार्टमेंट को जो है वो उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हाउ टू बेनिफिट्स, और मतलब व्हाट बेनिफिट्स टू ऑफर, एंड हाउ टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड हाउ टू हायर पीपल्स और एम्प्लॉयज़, एंड हाउ एंड व्हेन टू फायर एम्प्लॉयज़। ये हमने कुछ रूल्स बनाने होते हैं, तो ये हमने बहुत देखभाल कर बनाने होते हैं। इसको जानना क्यों ज़रूरी है ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है, तो इसका मतलब यही है कि आपको शॉर्टली बताएं। डूइंग द थिंग्स राइट, अगर हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सही तरह से होती रहें, काम तमाम सही होते रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कंपाइलेंस विद द लॉ, यानी कानून की या कवानीन की जो है पासदारी करना या उनको अपनाना। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास मैनेजर है वो पुअरली चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और वहाँ पे रूल्स और लॉज जो हैं वो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हो रही, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सही नहीं आगे होकर जाएगी, और हमारी चीज़ें भी जो हैं वो सही तरह से नहीं हो पाएंगी। इसके बाद मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए लिमिटेशन का, और लीगल डिपार्टमेंट के हवाले से भी उसको पता होना चाहिए। अगर एक मैनेजर पुअर डिसीजन लेता है तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती हैं जो ना तो फिर HR का जो डिपार्टमेंट है वो उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो लीगल लिमिटेशन से आगे चली जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं लीगल रेगुलेशन ऑफ HRM के ज़वाबित क्या हैं, ज़वाबित कानून क्या हैं HRM के डिपार्टमेंट के। तो उसमें यह है कि लीगल एनवायरनमेंट एंड कंसिडरेशन कैन इन्फ्लुएंस पोटेंशियल एंड पर्सपेक्टिव एज वेल एज करंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे लीगल पोटेंशियल होती है वो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती है। ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी इम्तियाजी सलूक जो होता है उससे हमें दूर रखती है। अगर हम रूल्स और रवाबित और ज़वाबित को, और रवाबित तो नहीं ज़वाबित आता है, उन पर अच्छे तरीके से अगर हम अमल पैरा नहीं होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी, और इसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। फेयर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फाइन ट्यूनिंग, और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन का भी मतलब यही हो गया कि आप इम्तियाजी सलूक से
जो वो इम्तियाजी सलूक आपका पे के रिलेटेड भी हो सकता है, प्रमोशन के रिलेटेड भी हो सकता है, हायरिंग के रिलेटेड भी। तो एज अ मैनेजर आपको चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी आने ना दो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद हैं लॉज अफेक्टिंग एचआरएम के जो कवानीन होते हैं वो एचआरएम के डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अब हमारे पास लाज कौन से हैं? लाज की हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ईईओ एंड सेकंड आर द अदर्स, और हम उन अदर्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट लॉ को, जिसको हम कहते हैं ईईओ, और ईईओ मीन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इस पूरे टॉपिक को। और इसके अलावा भी जितने यहाँ पे आगे लॉज आएंगे आपको वो आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसका बेसिक यही है कि हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वन जो हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था सिविल राइट एक्ट। कब आया था? 1964 में। आपका एमसीक्यूज में आ जाता है सिविल राइट एक्ट कब सामने आया, तो आपको पता होना चाहिए 1964 में आया। इसके बाद हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो रूल था उसमें कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की। उसने तब्दीलियाँ की, तरामीम की, और उन तरामीम के बाद इसको दोबारा से पेश किया। अब उसमें जो तब्दीलियाँ थी वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि उसने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों की तशरीह की दफ़ात जो थी वो भी इस एक्ट में शामिल कर दी। इसके अलावा एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत करके कानून में मज़ीद इजाफा किया और इसको मतलब मजबूत करता गया। जो कांग्रेस था उसने कराया इसको, अपने ईईओ वाला जो हमारा एक्ट था इसको। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अफर्मेटिव A strategy to achieve fair employment by urging employers। एम्प्लॉयर वो होते हैं जो एम्प्लॉयर्स को हायर करते हैं, तो उनको हमने मतलब इंटेंडेड ड्यूटी फेयर, इसमें यह कि हम उनको कर रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि आप फेयरली जो है लोगों को रखो। मतलब एक ऐसी हिकमत अमली है जिसका मकसद आजरों पर यानी एम्प्लॉयज़ पर ज़ोर देकर मुनसिफाना रोज़गार हासिल करना है कि वो लोगों के मखसूस ग्रोहों को मुलाजमत दें। माजी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इम्तियाजी सलूक किया गया है, और उन असरात को आपने ख़त्म करना है। और आप उन लोगों को हायर करो जिनको पिछले दौर में हमने या किसी ने हमने नहीं, जिसने लोगों ने निकाल दिया था डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे, इम्तियाजी सलूक की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर फेडरल लॉज, यूएसए की तरफ से ये आया, ये आपने याद रखना है। There has been many laws passed and court decision rendered that affects the everyday action of human resource management। बहुत से laws आते रहे जो human resource management के जो डिपार्टमेंट था उसके ऊपर असरअंदाज होते रहे। human resource decision that were made in the past may no longer be feasible। जो पहले डिसीजन ली गई थी आज के दौर में वो इतनी भी मौजू नहीं है कि उन पर हम अमल पैरा होते चलें, तो इसलिए वो चेंजेस उनमें हम लाते गए हैं या वक्त के साथ साथ लोग चेंजेस लाते गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट एक्शन अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अडेयर टू बोथ द लेटर एंड इंटेंट ऑफ द लॉ, कि जितनी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं इस डिपार्टमेंट को वो लॉज के तहत चलें। नॉट एवरी वन कैन शेयर दिस व्यू एंड दैट इज़ इवन प्रॉब्लम। अगर बहुत सी जगहों पर लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद आता है इक्वल पे एक्ट। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन से बचना है। ये नहीं है कि अगर हमारे पास मर्द और औरत काम कर रहे हैं तो औरत थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो हम ये देखकर मर्दों को ज़्यादा पे दे दें, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो इस बेसिक इसका यही था कि आप जेंडर से मावरा होकर काम तनख्वाह दो लोगों को और उनकी काबिलियत की बुनियाद पर दो, उनकी जेंडर की बुनियाद पर उनको ना दो। इसके बाद आता है सिविल राइट एक्ट। रिमेंबर दैट ये एक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं है कि ज़रूरी आएगा लेकिन आ सकता है जनाब, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सिविल राइट एक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि ये
डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे ही है, लेकिन किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर को और रिलीजन को, मतलब कि हमारा जो मज़हब है, हमारा नस्ल को, और मतलब और हमारा रंग, इसके ख़िलाफ़ ये था। और ये कंट्री की बेस पे जो हमने की हुई होती हैं चीज़ें, तो उनको ये मना करता है। ठीक है। The Civil Rights Act of 1991 amended the Civil Rights 1991 के शहरी हकूक़ के जो एक्ट था 1964 में इसमें तरमीम हुई। अब इसमें तरमीम होने के बाद इसमें क्या कहा गया, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेमेडीज़ फॉर इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनलॉफुल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। अच्छा, इसमें ये है कि हम जो होता है हमारे पास इम्तियाज़ी अगर सलूक हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ मुनासिब जो है वो इक़दामात। और सेकंड हमारे पास पॉइंट है, टू कोडिफाई द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस नेसेसिटी एंड जॉब रिलेटेड प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए कारोबारी ज़रूरियात और मुलाजमत से मुतल्लिक़ तसव्वुरात जो है, उन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं उसी तरह से उनको रेगुलेट करवाना। थर्ड टॉपिक में हमारे पास आता है, टू कंफर्म स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड प्रोवाइड स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इम्पैक्ट अंडर टाइटल ऑफ द सिविल राइट एक्ट। अच्छा, कानून अथॉरिटी की तस्दीक करने के लिए और फैसले जो हमारे पास हैं फराहम करना कानूनी रहनुमा। जिस तरह जो हमारे पास बाय लॉ जो हमारे पास हमारे मैनेजर आते हैं तो उन्हीं को रखना और इसके अलावा किसी और को ना रखना। टू रिस्पॉन्ड टू रीसेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हैं उनको अगर हमने करना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो किस तरह से करना है, बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ रेलिवेंट सिविल राइट। जो राइट उन्होंने कहे उनको और ज़्यादा तरवीज देने से, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन टू विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक से बचने के लिए उसको मज़ीद तरवीज देना। जो रूल्स और लॉज उन्होंने कहे हैं उन्हीं डिसीजन को मज़ीद आगे हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ADEA कब हुआ, 1967 में हुआ। एज डिस्क्रिमिनेशन में यही है कि आप एज के लिहाज से लोगों को प्रायोरिटी ना दो, इक्वली देखो। कोई बंदा अहल है तो उसको उसके काम के लिहाज से तरक्की दो। The Age Discrimination in Employment Act ADA amended 1978 and 1986 prohibit employer from discriminating against individuals who are ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज। जो 40 साल से बड़े अपराध हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक करने से ये एक्ट रोकता है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट नॉट ओनली गिवर ओल्डर एम्प्लॉयर द option to continue working past age 70, but the healthcare provision of amendment also provide them with an additional incentive to continue to do so. मुलाजमीन जो हैं हमारे पास उनको 70 साल की उम्र के बाद काम जारी रखने का इख्तियार है, लेकिन सेहत की देखभाल की फराहमी में भी जो है वो चेंजेस किए गए। इसके अलावा द ADA हैज़ 3 मेजर सेक्शन। इसके अंदर जो है 3 मेजर सेक्शन है। टाइटल 1 कंटेन द एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन और टाइटल 2 एंड 3 कंसर्न द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट एंड लोकल government and places of public accommodation such as hotels, restaurant and grocery stores. इसमें हम इंडिविजुअल्स एंड डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं, क्योंकि हम हेल्थ को देख रहे हैं, हम एज वाले लोगों को देख रहे हैं। तो अगर उनके अंदर कुछ हेल्थ के लिहाज से आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हमने उनको भी देखना है। एसेंशियल फंक्शन, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। एंड रीज़नेबल अकोमोडेशन एंड द वोकेशनल रिहेबिटेशन, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। डिसेबल पर्सन के साथ भी जो है वो ना हो इम्तियाजी सलूक। कब आया ये जी 1990 में आया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11246 एज अमेंडेड बाय EO 11375
ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने पढ़ लेना है। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूँ भी तो वही है। आगे आता है अफर्मेटिव एक्शन एंड अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप टू डेमोन्स्ट्रेट that women or minorities are employed in proportion to their representation in the firm's relevant labor market executive order so on। इस सारे को बताती हूँ क्या है इसमें। हमारे पास जो मेन चीज़ है ना उसको आपने देख लेना है। द 3 स्टेप्स, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द 3 स्टेप विच आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एन अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। उसमें यह है कि कंडक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग एनालिसिस, इसके बाद एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, एंड द थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग एक्शन ऑप्शन। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ जब सारा आपको समझ आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं चैलेंजेस। तो चैलेंजेस हमारे पास आते हैं एक डायनामिक लीगल लैंडस्केप, और दूसरा हमारे पास आता है द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉ। अगर लॉज कम्प्लेक्स होंगे तो वो भी हमारे पास एक चैलेंज होता है इसको रेगुलेट करने में। कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजीज़, वो स्ट्रेटजीज़ जिनकी वजह से हमें लगता है झगड़े बढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए चैलेंज होगा। और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ये हमारे पास आता है गैर इरादी नताइज में जब किसी कानून, हुकूमती प्रोग्राम या तंजीमी पॉलिसी के लिए मुतअद्दिद होना बहुत आम है। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इस तरह से होगा कि इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अ लॉ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी टू हैव न्यूमरस अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारे जो इदारे हैं उनके लिए कि उनके पास गैर इरादी नताइज आ जाएँ, मतलब उन्होंने सोचा कुछ और हो और उनके सामने कुछ और आ जाए। तो ये चैलेंज होता है मैनेजर के लिए कि ये जो हमारे पास इस तरह के अगर नताइज आ गए हैं तो ये किस वजह से आए हैं और इनका अंदाज़ा लगाना और इनसे निमटना, ये भी मैनेजर के लिए एक चैलेंज होता है। उम्मीद करूँगी लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।